नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखने वाले हैं। इसमें इसे चैप्टर 13 में बताया गया है और पराक्रम में लिखित के बारे में उपधारणा की बात की गई है। 118 में हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 4 प्रकार की उपधारणाएं बताई गई हैं, जिससे पहला तो 118 में बताया गया है, फिर 119 में बताया गया है, फिर 137 में बताया गया है और 139 में बताया गया। मतलब ये 4 प्रकार की ही हमारे यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उपधारणाएं बताई गई हैं। तो हम सारी उपधारणाओं को साथ साथ पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, परंतु एक के बाद एक पढ़ेंगे तो सही रहेगा। एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं पहली आज की उपधारणा 118 में जो बताई गई है। 118 में बताया गया है पराक्रम में लिखित के बारे में उपधारणा। यदि कोई पराक्रम में लिखित है उसके बारे में क्या क्या उपधारणा की जा सकेंगी। तो पहली बात तो ये बताई गई है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाए तो इनमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनकी वो उपधारणा की जाएगी, जब तक उसे विरुद्ध साबित नहीं किया जाता। मतलब जब तक प्रतिकूल साबित ना किया जाए तो यही मतलब निकाला जाएगा जो नीचे बताया गया है। यहाँ 7 प्रकार की उपधारणाएं बताई गई हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात यहाँ पर है प्रतिफल के विषय में उपधारणा। तो पहली बात हमें ये याद रखना है, इसको बस एक वर्ड से याद रखना है कि प्रतिफल के विषय में उपधारणा मतलब ऐसा कि कोई पराक्रम में लिखित है, वह जो पराक्रम में लिखित है वह प्रतिफल के साथ की गई थी, ये उपधारणा की जाएगी जब तक कि उसे तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाए। ठीक है, तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहित, पृष्ठांकित, पराक्रमित या अंतरित की गई थी। मतलब कोई भी पराक्रम में लिखित है वह प्रतिफल के साथ ही क्या की गई थी, प्रतिगृहित किया गया था, उसे स्वीकार किया गया था या पृष्ठांकित किया गया था, पराक्रमित या अंतरित किया गया था। ये बात मानी जाएगी पराक्रम में लिखित में प्रतिफल के साथ हुआ था, जब तक कि उसे ये ना बताया जाए कि इसमें प्रतिफल नहीं था। दूसरी बात ये बताता है तारीख के विषय में। अब जिस भी तारीख को वो पराक्रम में लिखित लिखी गई थी, पराक्रम में लिखित जिस भी तारीख को लिखी गई थी, तो माना जाएगा कि जो उसमें पराक्रम में लिखित में जो डेट लिखी है तो माना जाएगा कि उसी दिन वह पराक्रम में लिखित लिखी गई थी। तीसरी बात यहाँ पर ये बताया गया है प्रतिग्रहण के समय के विषय में। अब प्रतिग्रहण के समय के विषय में क्या है, यह कि हर प्रतिगृहित विनिमय पत्र उसकी तारीख के पश्चात युक्त समय के अंदर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहित किया गया था। अब यदि कोई विनिमय पत्र है, विनिमय पत्र मैंने आपको बताया है सेक्शन 5 में जैसे डिफाइन किया गया है, वो ये कहता है कि यदि ए के पास, इसको एग्जाम्पल से फिर से देखते हैं, ए के पास बी के कुछ पैसे हैं और बी को सी के कुछ पैसे देने हैं। ठीक है, ए के पास बी के 1000 रुपये जमा हैं, ये समझ लें कि 1000 रुपये ए के पास बी के जमा हैं और बी को देना है सी के 100 रुपये। तो क्या करेगा कि बी एक विनिमय पत्र बनाएगा, बी बनाएगा विनिमय पत्र और कहेगा, सी से कहेगा कि मेरे पैसे जो ए के पास हैं उससे तुम ले लेना, और ए को ये आदेश देगा कि मेरे पास जो तुम्हारे 1000 है, 1000 में से तुम सी को मेरे पैसे दे दो जो मुझे सी के देने हैं और तुम्हें मेरे देने हैं, तो मेरे पैसे तुम उसे दे दो। ठीक है, तो विनिमय पत्र ये होता है। अब इसमें ये बताया गया है कि विनिमय पत्र है उसकी परिपक्वता, जब उसका टाइम आता है कि उसे देना है, ठीक है, उसे पैसे चुकाने हैं जिससे लिया था। तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिग्रहण के समय के विषय में, अब जो प्रतिग्रहण है, हर प्रतिगृहित विनिमय पत्र उसकी तारीख के पश्चात युक्त समय के अंदर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहित किया गया था। मतलब जो विनिमय पत्र है, ठीक है, विनिमय पत्र को कब स्वीकार किया गया था, अब जो ए के पास पैसा था बी का, सी को देना था, ठीक है, सी को 100 का देना था, 1000 पैसा किसका था, बी का था। बी ने ए को आदेश दिया, आदेश अनुसार एक विनिमय पत्र बनाया और कहा कि सी को पैसे दे देना। अब जो ए है, ए क्या है, ए यहाँ पर स्वीकार करेगा कि हाँ ठीक है मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है कि ए जो है मतलब प्रतिगृहित है विनिमय पत्र उसकी तारीख के पश्चात युक्त समय के अंदर, मतलब एक प्रतिगृहित करने के लिए उसने कब प्रतिगृहित किया हो, तो प्रतिगृहित उसने युक्त समय के अंदर, मतलब ए ने टाइम के अंदर कहा हो और परिपक्वता जब देना था पैसा उसके पहले कह दिया हो कि हाँ ठीक है जो डेट आनी है उस डेट को मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मतलब ए ने ये माना जाएगा, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तो ये माना जाएगा कि ए ने प्रतिगृहित स्वीकार कर लिया था कि मुझे जो बी के पैसे देने हैं मैं सी को दे दूंगा। तो ये कब स्वीकार किया गया था, यहाँ पर एक ही बात की गई है कि जो प्रतिगृहित है उसके द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो जब वह परिपक्व होना था, जब उसका टाइम आना था उसके पहले ही उसने ऐसा स्वीकार कर लिया था। मतलब बाद हेतु के पहले ही उसने ऐसा स्वीकार कर लिया था कि मुझे उसके देने हैं, जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता। तो ये समझा जाएगा कि विनिमय पत्र को स्वीकार करने वाला प्रतिगृहिता है
उसने अपने टाइम के अंदर ही उसे स्वीकार कर लिया था, इसको अन्यथा ही साबित करना पड़ेगा, अन्यथा यही अवधारणा की जाएगी। ठीक है। अब जो डी नंबर है वो ये बताता है अंतरण के समय के बारे में अवधारणा। अब अंतरण कब हुआ था इसके बारे में अवधारणा क्या की जाएगी, तो यह कि पराक्रम में लिखित का हर अंतरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया हो। अब जब उसका परिपक्व होना था उसके पूर्व ही अंतरण हो गया था, ये समझा जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन ही याद रखना है, ये वाला वर्ड ही कि अंतरण के समय के बारे में अवधारणा क्या की जाएगी, तो परिपक्वता के पूर्व किया गया था, ऐसा समझा जाएगा अंतरण। ठीक है। फिर इसमें जो 5th नंबर है पृष्ठांकन, पृष्ठांकन के इस क्रम के बारे में। अब जिस तरीके से पराक्रम में लिखित में जिस तरीके से पृष्ठांकन किया गया था, जिस भी क्रम में पृष्ठांकन किया गया था, तो यही समझा जाएगा कि इसी क्रम में जो उसमें लिखा हुआ है इसी क्रम में पृष्ठांकन किया गया था। ठीक है। अब स्टाम्प के बारे में अवधारणा यह कि खोया गया वचन पत्र विनिमय पत्र या चेक खोया है तो उसे ये सोचा जाएगा कि चेक सम्यक रूप से स्टाम्पित था। मतलब जो भी खो गया है स्टाम्प के बारे में अवधारणा क्या की जाएगी, खोया गया वचन पत्र विनिमय पत्र या चेक के बारे में ये अवधारणा की जाएगी कि वह स्टाम्पित था सम्यक रूप से। ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया यह कि धारक सम्यक अनुक्रम धारक था। अब जैसे किसी व्यक्ति को सम्यक अनुक्रम धारक हमने देख लिया है कि ए व्यक्ति की चेक है, उसे बी के पैसे देने हैं, तो ए क्या कहता है कि बी को चेक दे देता है। ठीक है। और उसमें ऐसा लिख देता है कि ये उसमें साइन बस कर देता है, अमाउंट लिख देता है, और इन अमाउंट नहीं लिखता, साइन बस कर देता है या अमाउंट लिख देता है कि बी के पास जी चेक चली जाए। बस उसमें ये नहीं लिखता कि केवल बी के पास चला जाए। ठीक है। तो बी को भी अगर किसी के पैसे देने होते हैं तो वह उसी चेक को सी को दे देगा, सी को देने होते हैं कि डी को दे देगा। मतलब ऐसे आगे बढ़ सकती है चेक, अगर उसमें बस ये ना बताया गया हो जिसके द्वारा दी जाती है वो ये ना कहे कि सिर्फ इसी व्यक्ति को चेक जाएगी। अगर वो ऐसा कह देता है कि इसी व्यक्ति को चेक जाएगी तो सिर्फ उसी व्यक्ति को जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो चेक को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें वही बात की गई है कि जैसे आगे बढ़ाया, सी के पास आ गई चेक। ठीक है। तो अब सम्यक अनुक्रम धारक है तो कोई कहता है कि जो सी है, सी के पास चेक आ गई। अब ये सम्यक अनुक्रम धारक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी के पास गई। ठीक है। तो अब यदि कोई कहता है कि जो सी है, सी ने कपटपूर्वक उसे स्वीकार किया है और सी इसका धारक नहीं है, सी को चेक नहीं मिलनी थी, कुछ भी ऐसी बात बताता है कि सी ने कुछ विधि विरुद्ध प्रतिफल है, कुछ भी ऐसा कहता है, तो सी के ऊपर ये लाइबिलिटी बनती है कि सी ये सिद्ध करे कि जो सी के ऊपर ये लाइबिलिटी है, सी को सिद्ध करना होगा कि उसने जो भी चेक ली हुई है वो चेक उसने आपराधिकृत रूप से नहीं ली है, विधि विरुद्ध नहीं ली है और ना ही कपटपूर्वक ली है। ठीक है। मतलब सम्यक अनुक्रम धारक जो होता है, जिसके पास ऐसे आगे बढ़ती जाती है चेक, तो जिसके पास जाती है, अगर ये कहा जाता माना जाएगा कि वह उसका धारक है, मतलब उसी के पास जानी थी। परंतु अगर कोई कहता है कि इसने कपटपूर्वक लिया है, तो अगर कोई कहता है कि इसने कपटपूर्वक लिया है तो ये साबित करने का भार उसी के ऊपर होगा जिसको ऐसी चेक होती है, जिसके पास चेक होती है उसे बताना होगा कि मैंने ऐसे कपटपूर्वक नहीं लिया है। फिर से देख लेते हैं कि पहले में बताया गया पराक्रम में लिखित के बारे में अवधारणा, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं होता पराक्रम में लिखित का क्या समझा जाएगा, ये अवधारणा की जाएगी कि प्रतिफल के साथ, हर पराक्रम में लिखित प्रतिफल के साथ है तारीख, जो भी तारीख पराक्रम में लिखित में पड़ी हुई है वही तारीख को पराक्रम में लिखित लिखा हुआ था। प्रतिग्रहण अगर विनिमय पत्र है और उसको प्रतिगृहित करना है, मतलब ये बताना है कि हाँ भैया मैं लायबल हूँ, मैं तुम्हारा पैसा जो मेरे पास है मैं जिसे तुम्हें देना है मैं उसे दे दूंगा। ठीक है। तो वह माना जाएगा कि वह जो प्रतिगृहित, जो स्वीकार किया गया था, जो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा पैसा मेरे पास है, मैं तुम जिसे बताओगे मैं उसे दे दूंगा, तो ये माना जाएगा कि उसने उचित टाइम के अंतर्गत उसे स्वीकार कर लिया है। अब अगला बताता है अंतरण के समय के बारे में। तो पराक्रम में लिखित का हर अंतरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था, ये अवधारणा की जाएगी कि जो पराक्रम में लिखित है उसका जो अंतरण है परिपक्वता के पहले हो चुका है। अब पृष्ठांकन के क्रम के बारे में, तो यदि पृष्ठांकन के क्रम में गड़बड़ी है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये क्रम समझा जाएगा कि जो भी उसमें लिखा हुआ है, उस पराक्रम में लिखित में जो भी क्रम लिखा हुआ है तो वही समझा जाएगा कि इसी तरीके से पृष्ठांकन हुआ है। अब स्टाम्प के बारे में, कोई खोया हुआ वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक है तो सम्यक रूप से स्टाम्पित था, ये अवधारणा की जाएगी। अब यह है कि सम्यक अनुक्रम धारक कोई है जिसके पास चेक वगैरह है तो ये माना जाएगा कि वो उसका धारक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसने कपटपूर्वक या किसी गलत तरीके से उस चेक को प्राप्त किया है
तो जिसके पास ऐसी चेक होती है, मतलब जो सम्यक अनुक्रम धारक होता है, जो धारक होता है, उसे ये सिद्ध करना होगा कि उसके पास जो चेक है वह लीगल तरीके से है, उसने कोई कपट नहीं किया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।